हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे साथ में। हर संडे टू संडे हम लेके आते रहेंगे अपने क्वेश्चंस। तो वीकली पॉलिटी में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर बहुत ही सिंपल है, प्रीएम्बल। क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे उससे पहले एक बार हम प्रीएम्बल देख लें। प्रीएम्बल बहुत सिंपली मेंशन करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये प्रीएम्बल किन का है? ये लोगों का है। और ये पावर किन्हें देता है कि भाई हमारे संविधान देता है कि वी द पीपल, लोग हैं सोर्स ऑफ पावर हमारी कंट्री की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। हैविंग सोलमली रिजॉल्व कि सब मिलके ये रिजॉल्व लेते हैं कि अपने देश को सवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे। हालांकि ये अलग अलग अक्षर हैं, ये सबका अलग अलग मीनिंग है। आज इनकी डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, पर हमें याद रखना जो वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर इस लाइन में आया है वो ओरिजिनल नहीं था, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। इसके बाद देखें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ आइडियल्स हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इनका याद रखना आपका बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस किस्म का जस्टिस चाहिए हमें। हमें सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर किस्म का चाहिए। एंड लिबर्टी का भी सिमिलरली क्वेश्चन आ जाएगा कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सिमिलरली अगर हम आगे चलें, एक चीज़ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे वर्ड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जो वर्ड इंटीग्रिटी है ये भी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के साथ ही 42nd में जोड़ दिया गया था, मतलब ओरिजिनल नहीं था। अब एक बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत लोग ये टिपिकल मिस्टेक करते हैं, करते रहेंगे, बहुत टीचर भी कर जाते हैं, बट हमें तो पेपर देना है, निकालना है, तो हम नहीं कर सकते। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहती है कि इस डेट को 26 नवंबर 1949 को कुछ वर्ड्स बहुत ध्यान से देखना है। कहती है इस दिन को, ये संविधान को हम अडॉप्ट करते हैं, कि ये जो संविधान हमने लिखा है इतना 2 साल लगा के, हम अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं। इनैक्ट का मतलब होता है चालू करते हैं, और अपने आप को ये देते हैं। पर अब कन्फ्यूजन होना बहुत नॉर्मल बात है कि अभी 26 नवंबर 1949 को ही शुरू हो गया कि ये जनवरी 1950 में शुरू होएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये आर्टिकल 394 का मैंने यहाँ पे वर्डिंग्स लिख दिया है जैसे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं एग्जैक्टली। आर्टिकल 394 कहता है कि ये जो लिस्ट है आर्टिकल्स की, ये 5, 6, 7 और ये चलती जाएगी 393, कि ये कुछ आर्टिकल्स तो हम नवंबर में ही शुरू कर देंगे, 26 नवंबर में ही। बाकी के बचे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं संविधान के, वो हम जनवरी में 1950 में शुरू करेंगे, और इस डेट को हम कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह देंगे, ये जनवरी डेट को। तो याद रखना है कुछ आर्टिकल्स शुरू पहले ही हो गए थे, चाहे वो माइनॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स थे, वो पहले शुरू हो गए थे, बाकी के बाद में शुरू हुए। एक बार सीपीओ में 2016 में क्वेश्चन भी आया था, 4 ऑप्शनें थी, वो बताना था कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा आर्टिकल है जो 26 नवंबर को शुरू हो गया था। तो क्वेश्चनर जो एग्जामिनर भी देखो, आपको ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, बिल्कुल एक पीछे से 394 सेकंड लास्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि लोग उस आर्टिकल तक पहुंच ही नहीं पाते, सिलेबस ख़त्म नहीं होता लोगों का। तो याद रखो उस क्वेश्चन में तो आंसर 388 था, बाकी ऑप्शन अलग अलग आर्टिकल्स थी। तो आप ये प्लीज़ ये लिस्ट याद रखो, कोई क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी आने की पूरी संभावना होती है। हम आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन 2 लेवल्स के होंगे। लेवल 1 में कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 में भी 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो लेवल 1 ईजी है, जो आपके अलग अलग एसएससी क्वेश्चंस आए हैं वही हम करेंगे। लेवल 2 जस्ट वेट फॉर इट। पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन, कितनी बार हमारा प्रीएम्बल अमेंड किया गया है? तो याद रखना है बहुत ही सिंपल है, वंस ओनली। वो जिसकी अमेंडमेंट की अभी हमने बात करी थी, जिससे हमने सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी अक्षर जोड़ा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने, अगर आपने ध्यान दिया, वो अभी ही बात करी थी कि किस किस्म का जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। वो डायरेक्टली हमने प्रीएम्बल में मेंशन कर दी कि हमें सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें प्रीएम्बल के हिसाब से अल्टीमेट पावर किसके हाथों में है?
अब दिखने में ज़रूर लगता है कि एमपीज़ आ गए हैं, पार्लियामेंट वही चला रहे हैं, सारे लॉस वही बनाएंगे, वही लेजिस्लेचर है उनके हाथ में होगी। अफकोर्स जब क्वेश्चन कह रहा है प्रियम्बल के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ है, उसका पार्ट है प्रियम्बल, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती। तो सेकंड ऑप्शन तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं, बाकी में हो सकती है प्रॉब्लम। बट किसी ने भी अगर प्रियम्बल पढ़ा हो तो देख सकते हैं उसमें पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट अक्षर आता नहीं है, उसमें पीपल जरूर आता है, वी द पीपल। तो वी द पीपल ही हैं जिनके हाथ में सारी की सारी पावर है, वही अथॉरिटी है, एटलीस्ट थियोरेटिकली। और प्रैक्टिकली क्या होता है वो हम उस पर ना जाएं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में रिपीट हुआ है, स्टेट पीसीएस लेवल तक में। कौन था वो जिसने प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आगे एज अ प्रपोजल रखा? ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, जिसके बी आर अम्बेडकर हेड थे, जिनकी कंट्रीब्यूशन को हम जितना सराहें उतनी अच्छी बात है। तो किसने प्रपोजल दिया था कि एक प्रियम्बल भी हो? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे ज़रा ये कुछ डेट्स हैं, जरा ध्यान देना। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन आया था, एक डॉक्यूमेंट था, तो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। उन्होंने कहा यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसमें कुछ खास अमेंडमेंट करी नहीं गई, वैसे का वैसा ही अडॉप्ट कर लिया और वो जाके हमारा प्रियम्बल बन गया। ही इंट्रोड्यूस दिस रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 में वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट करेगी। तो इंट्रोड्यूस और अडॉप्ट की डेट याद रखना। हाँ, दिसंबर में आया, जनवरी में एक्सेप्ट हो गया। दिसंबर कौन सा? 1946 का। जनवरी बिल्कुल अगला साल। मैं 2 मिनट पॉज लूँगा, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और पढ़ना समझना। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि बिल्कुल देंगे, ठीक बात है। तो ये इंश्योर कहाँ से करता है कि इकोनॉमिक जस्टिस हमें मिले? और यहाँ पे क्वेश्चन का वो देखो, फॉर्मेट देखो या स्कोप देखो, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात कर रहा है। तो काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली प्रियम्बल पे जंप कर देंगे कि जैसे हमने भी बात करी थी कि जस्टिस सोशो भी था, इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल भी था, पर आंसर गलत हो जाएगा। कि वहाँ पे हमने मेंशन जो कुछ जरूर कर दिया कि ऐसा देंगे, पर क्वेश्चन कह रहा है पूरे संविधान लेवल पे एश्योरिटी कि पक्की बात है ये मिलेगा, वो हमारे डीपीएसपी देते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है, डीपीएसपी वाले चैप्टर में नहीं रखा है, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक करी जा सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें ये पूरा पूरा समझाते हैं, उनके अलग अलग आर्टिकल्स की। हम चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल सर्विस वो लेके आएंगे, यूसीसी लेके आएंगे, कोड लेके आएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होगी, फ्री लीगल एड 39A के अंदर। अलग अलग बातों के थ्रू हम इकोनॉमिक जस्टिस पाते हैं, किससे? डीपीएसपी से। ये कुछ मेंशन कर दिया मैंने। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक चलता है। और अगर हम आर्टिकल 37 देखें, उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है कि जो भी मेंशन होगा डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, वो एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब कि वो लागू ऐसे नहीं होगा जैसे कि अगर आपका कोई डीपीएसपी वायलेट हो जाए आप कोर्ट चल जाओगे। फंडामेंटल राइट वायलेट हो पे जब हम जा सकते हैं, डीपीएसपी में नहीं, क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है। जब पैसे आएंगे स्टेट के पास, जब उनके पास वो टाइम होगा, जब सोशल कॉन्शियस सोसाइटी की बढ़ जाएगी, तब वो शुरू कर दिए जाते हैं। यहाँ पे रखना पड़ता प्रिंसिपल्स, जो भी बातें हुई हैं डीपीएस में, वो वैसे फंडामेंटल है हमारे गवर्नेंस के, लेकिन इस देश चल नहीं सकता इनके बिना। कि धीरे धीरे करके चाहे लागू कर दिए जाएं, पर लागू कर दिए जाएं, ऐसे डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। कि प्रियम्बल में इस बात के रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है। हमने देखा ही आइडियाज, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये तो तीनों डायरेक्टली ही हैं। बाय एलिमिनेशन ही एक चीज़ बचती है, एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसकी कोई भी बात नहीं हुई। अब एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी है, और इसके रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू और वैसे भी एक जनरल नॉलेज लेवल पे हमें पता होना चाहिए। अगर मैं स्लाइड नेक्स्ट करूँ, हम शुरू से देखते हैं फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है कि कोई एक एज सेट हो जाएगी, मान लो 18 ले लो, 21 ले लो, 25 ले लो, एक एज सेट हो जाएगी कि इस एज के बाद
जो भी इंसान हो उसे वोट करने का हक होना चाहिए। पर अगर हर एक इंसान को ही दे दे, मान लो हम एज 25 सेट कर दें कि 25 के बाद सबको वोट देने का हक है, सबको देने का मतलब होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह नहीं थी। वुमेंस को राइट्स नहीं हुआ करती थी। यूके हो गया चाहे यूएस से हो गया, वहाँ पे फेमिनिस्ट मूवमेंट आई तब उन्हें हक मिला। स्लेव्स होते थे, उन्हें हक नहीं होता था। इसके अलावा कई देशों ने ऐसे कानून बनाए हुए थे कि अगर सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉपर्टी है आपके पास, कि इतने एकड़ ज़मीन है, तो ही आपको वोटिंग हक है। अगर इससे कम है तो आप छोटे मोटे ज़मींदार हो, आपको कोई भी हक नहीं होगा। तो इंडिया ने कभी ऐसा कंसेप्ट नहीं रखा है। शुरू से जितने हमारे फ्रीडम फाइटर उन्होंने कहा है कि हम तो यूनिवर्सल रखेंगे, हर एक इंसान को जो भी नागरिक है उसे देंगे। सबसे पहले एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ऑफिशियल लीगल मेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना एक अमेंडमेंट बता दी मैंने, 61st अमेंडमेंट 1989। ये बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले इंडिया में भी 21 ईयर्स हमने सेट करी हुई थी एक एज लिमिट, कि जो भी 21 साल का हो जाएगा, कोई भी हो, उसको हम वोट देने का हक देंगे। 61st अमेंडमेंट 1989 से डेट चेंज करके हमने 18 साल कर दी है, जो कि आज भी 18 साल ही है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए और देखें, एज पर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्या होता है? लोकसभा। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं हर एक स्टेट की, वो क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज या एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन होगा। तो वो साफ साफ देखें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली 326 में मेंशन कर देता है। यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं कि जब हम कह रहे हैं कि सबको ही हक है, फिर भी कुछ लोग हैं बिल्कुल लिमिटेड से जिन्हें हमें वोटिंग का हक हमने नहीं दिया। वो कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली मेंशन करता है इसी आर्टिकल के अंदर। ग्राउंड है ऑफ नॉन रेजिडेंस, जो नागरिक ही नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, कि वो अभी क्लिनिकली इंसेन है या क्लिनिकली सेन नहीं है, वो अभी दिमाग उसके हालात ठीक नहीं है। कोई क्राइम करा हो किसी ने, कोई करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस वाला आदमी, बाद में जो कन्विक्टेड भी हो जाता है, वो सारे लोग, इन्हें आप 3 ग्राउंड मान लीजिए, 5 मान लो, आपकी मर्जी है, पर है यही कि नागरिक नहीं है, अनसाउंड माइंड से, या क्राइम है, कोई लीगल प्रैक्टिस करता है, ये लोग ऐसा वोटर रजिस्टर हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने किसी को भी एक्सेप्शन दिया, हर एक इंसान वोट करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरा अगर संविधान ले लें तो हम कैसा अपना देश चाहते हैं कि हमारा इंडिया ऐसा हो, हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी ऐसी हो। तो डायरेक्टली देखें, इसका आंसर है प्रियम्बल। हमने बात करी थी कैसा देश हो, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होना चाहिए। डायरेक्टली हमने प्रियम्बल में मेंशन करे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से हमारा लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट की असल में ये एग्जैक्ट लाइन है जो क्वेश्चन फॉर्मेट में आ गई थी। द माइंड एंड द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भी हमारा संविधान लिखा है, हमारी संविधान सभा के सारे लोग, उनका अगर हमें दिमाग समझना हो या उनके क्या आइडियल्स थे, वो क्या चाहते थे, तो ये कहाँ से जान सकते हैं? ये सारी की सारी बात हम प्रियम्बल से ही जान सकते हैं। अब बार बार एक ही बात हमारा, क्योंकि प्रियम्बल ही चैप्टर है, तो हमने देखा है कि हम सोवर्न सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना चाहते हैं, प्लस जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सारे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे आइडियल्स थे। इसी के साथ हमारा लेवल 1 ख़त्म हो जाता है। अब हम लेवल 2 के क्वेश्चंस देखें। लेवल 1 लेवल 2 में बहुत फ़र्क है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बिल्कुल सही मतलब होगा जो अक्षर सेकुलर है? जो सेकुलर कहाँ पे? प्रियम्बल में मेंशन है। यहाँ पे सेकुलर वर्ड में कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली और मेंशन हो, कोई जजमेंट हो सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ से नहीं लेके आ रहा, लेकिन ना डायरेक्टली जो प्रियम्बल में हम मेंशन करते हैं, जो हमने जाना है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड करा था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी परेशान कर सकता है, इस वजह से ये एक, इनकी ऑप्शनें भी कुछ ऐसी हैं कि सेकुलर क्या कहता है कि कोई धर्म ही नहीं है स्टेट का, या पीपल ऑफ इंडिया को पूरी रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है, या ये रिलीजियस प्राइवेट अफेयर है कि स्टेट को या देश को कोई लेना देना नहीं है, आपका प्राइवेट अफेयर है, या फिर इंडिया सारे धर्मों को इकट्ठा लेके चलता है। तो प्लीज़ मैं ज़रा आपको कुछ 20 सेकंड्स पॉज दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो और आंसर करने की कोशिश करो।
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द आंसर. आंसर इज़ वेरी सिंपल. देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट. जैसा कि वर्ड सेकुलर प्रियम्बल में आता है उसका सिर्फ इतना ही मतलब है, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट. पहले आप दो केस देख लीजिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण एंड बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है. सुप्रीम कोर्ट के केस हैं जिसमें आए, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आपके लिए. सेकुलरिज्म का मतलब दिया है नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट हैज़ नो रिलीजन. ये अलग अलग जजमेंटें हैं, इसके अलावा बहुत जजमेंटें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बताया है कि क्या मतलब है हमारे इसका. इसके अलावा आपके लिए ऊपर दो कंसेप्ट भी मेंशन कर दिए हैं कि गांधी जी और नेहरू के क्या वो समझ दिए सेकुलर के रिलेटेड क्या है. गांधी जी कहते हैं सर्वधर्म संभव. इसका मतलब क्या है, एम्फसाइजिंग इक्वालिटी फॉर ऑल रिलीजन्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन इनटू पब्लिक लाइफ. कि भाई सारे धर्म बराबर हैं इंडिया के, और हम धीरे धीरे रिलीजन को एक पब्लिक लाइफ के अंदर भी लेके आते हैं कि कोई इंसान अपना पब्लिकली जैसे भी कपड़े पहनना चाहता है या फिर वैसे जैसे कई बार कोई लॉकेट्स पहनता है या तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अपनी एक पब्लिक लाइफ में भी अपना जिए. वहीं नेहरू का है धर्मनिरपेक्ष. नेहरू जी कहते हैं कि रिलीजन एक प्राइवेट मैटर होना चाहिए. आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिख गई होंगी, गांधी जी की फ़िलासफ़ी में से भी लिखी गई है और ये वाला नेहरू जी की फ़िलासफ़ी में से. ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 25 से जो हमारे चलते हैं लगातार रिलीजियस फ्रीडम, वहाँ से लेके आया हूँ. पर आंसर हमारा ए था, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट. मूविंग ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, एक बात याद रखनी है कि दुनिया में सबसे पहला प्रियम्बल यूएसए ने लिया और हमने भी प्रैक्टिस एक तरह से कि प्रियम्बल हो हमारा भी, हमने यूएसए से बोरो करा है, पर उसके अंदर की चीज़ें नहीं हमने ज़रूर कहीं से बोरो करी है. अगर किसी ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ी है अराउंड 1789 की, तो उन्हें पता ही होगा उनके मोटोज़ क्या होते थे. वहीं उस मोटो को बोरो करके हमने आइडियल बनाया है. अगर वर्ड्स देखो आप, वर्ड से भी आपको मिल जाएगा कौन से हैं कौन से नहीं हैं. तो हम सिंपली लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर. आपने जरूर सही गेस कर लिया होगा. आंसर है 2, 3 एंड 4. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये तीनों अक्षर फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मोटो रहे हैं वो हमने वहाँ से बोरो करे हैं. तो इट वॉज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन. थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी ध्यान दिया जाए. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड इन द प्रियम्बल. वही हमने जो बार बार 42nd अमेंडमेंट की बात आ रही है, तो प्लीज़ ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है ये. ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करना. सो ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर. आंसर है बी. मैं यहाँ पे जो नीचे फ़ोटो डाली है प्रियम्बल की, ये फ़ोटो बिल्कुल ओरिजिनल प्रियम्बल की है जो बिना अमेंडमेंट के था. अमेंडमेंट के बाद अगर आप ध्यान दो, सोवन के बाद यहाँ पे दो अक्षर आते हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. प्लस यहाँ पे फ्रेटर्निटी की तरफ ध्यान दो तो यहाँ पे अक्षर है द यूनिटी ऑफ द नेशन. यहाँ पे द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आता है. तो यूनिटी वर्ड तो शुरू से ही था. तो अगर आप देख सकते हैं तो यूनिटी, यूनिटी एंड यूनिटी है. आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, बचता ही ये थोड़ी इस वजह से ही ऐसी ऑप्शन डाली गई थी क्योंकि आप देख रहे हो कि हाँ सेकुलर सोशलिस्ट तो था पर यूनिटी था कि नहीं था. तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वजह से थोड़े ट्रिकी ऑप्शंस थी. आई होप अब तो कभी गलती नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ओरिजिनली 395 आर्टिकल से, तो आर्टिकल 395 के अंदर जाके बिल्कुल लास्ट में इसका आंसर मिलता भी है. कौन सी बातें इनमें से करेक्ट है. तो ऑप्शन है कि भाई क्या हमारा संविधान इनैक्ट हो गया था 26 जनवरी को. कौन से एक्ट रिपील हो गए थे उस दिन. कौन सी भाषा में लिखा गया है. और कितनी स्टेट्स थी फर्स्ट शेड्यूल में ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. तो आई गेस यू हैव
गेस द राइट आंसर, आंसर इज डी। सबसे पहली ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होती है, इट वॉज इनेक्टेड नहीं, इनेक्टेड हमने देखा है वर्ड 26 नवंबर 1949 प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, अडॉप्ट एंड इनेक्ट, तो इस वजह से 26 नवंबर थी, पहली ऑप्शन तो गई। सेकंड है इट रिपील्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं है, अगर हम आर्टिकल 395 की भाषा देखें वहाँ लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों रिपील किए गए हैं। तो याद रखना है 1935 का एक्ट और इंडिया इंडिपेंडेंस 1947 ये दोनों हटा दिए गए थे। जो 1919 का एक्ट था वो जो 1935 का ही आया, तब 1919 का तभी हट गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड रिटन है कौन सी भाषा में है, बिल्कुल जो हैंड रिटन है वो हिंदी एंड इंग्लिश में है, पर उर्दू में हैंड रिटन नहीं, सिर्फ ये दो भाषा में ही ओरिजिनली हैंड रिटन लिखा गया था, वो प्रिंटेड नहीं था। हाँ जी, ओरिजिनली जब संविधान बना तब 29 स्टेट्स थे उसके फर्स्ट शेड्यूल में, आप जाके ज़रा दोबारा चेक करिएगा। वो तो जो हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आएंगे 1956 में तब होंगी कि 14 स्टेटें थी, इतनी यूटीज़ थी, ऐसे ऐसे था, फिर आगे आगे बनती जाएंगी कि हमने मुंबई को करा, गुजरात महाराष्ट्र बना, फिर 62 में नागालैंड, 66 में पंजाब हरियाणा के डिवीजन, शाह कमीशन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, पर ओरिजिनली संविधान में 29 स्टेट्स थी। ओके, तो इट वॉज अ प्रीटी नाइस क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन है नॉट का, नॉट करेक्ट बताना है कि प्रियम्बल के रिलेटेड क्या बात सही नहीं है। क्या प्रियम्बल गवर्नमेंट पे किसी किस्म की लिमिटेशन लेके आ सकता है? क्या ये संविधान का ही पार्ट नहीं है? क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, प्लीज़ देख लो क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द आंसर। आपने देख ही लिया होगा। सिंपली ऑल ऑफ दिस आर नॉट करेक्ट। देखो आप देखो, क्या ये लिमिटेशन है? बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं है। प्रियम्बल कोई अपने आप में पावर नहीं रखता, कोई एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट नहीं कि आपको कोर्ट में मेरा तो प्रियम्बल वायलेट हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे एक जजमेंट है, केशव नंदा भारती जजमेंट। केशव नंदा जी एक प्रीस्ट थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो साउथ इंडियन स्टेट के एक प्रीस्ट थे, शायद केरला या कर्नाटका से थे। अब वो खुद तो केस हार गए, पर उनकी जो जजमेंट है जो हुई इस केस में वो लैंडमार्क जजमेंट बन गई। इसी जजमेंट में आपके सेकंड और थर्ड पॉइंट का आंसर है। इसी में वो कहते हैं कि यस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। याद रखना है प्रियम्बल की बहुत सारी बातें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पर पूरा प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। क्योंकि देखो, जब हमने कह दिया कि इसको, उसकी बातें उठा के हमने, केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ है, और वहाँ तो उसी टाइम पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्रिन बनाया कि इस चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में जो भी लिख दिया हमने वो कोई भी हटा नहीं सकता, ना कोई अमेंड कर सकता है। क्योंकि हमने जब लिख ही दिया कि 1973 में ऐसा लिख दिया है और बहुत सारी पार्ट हमने प्रियम्बल की वहाँ डाल दी है, तो फिर 1976 में अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं और हमने वर्ड्स कैसे जोड़े अगर पूरा प्रियम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो याद रखना, पूरा प्रियम्बल कभी भी पार्ट नहीं बना है, उसकी बहुत सारे आइडियल्स जरूर उसके पार्ट बन गए हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम और क्वेश्चन ले आएंगे, तो अच्छा लगे लाइक वगैरह कर देना, और पढ़ते रहो प्लीज़, रिवाइज़ करते रहो, कंपटीशन बहुत हाई है, आप उससे भी आगे रहो। सो थैंक यू। ये कुछ मैं टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसी की PDF मिल जाएगी आपके रिवीजन के लिए, यूट्यूब चैनल लिंक है। सो थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीक।